हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम सिंह आपकी सेवा में भौतिक विज्ञान कक्षा 11 और अध्याय कार्य ऊर्जा और शक्ति और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। ये है संवेग और ऊर्जा का संरक्षण अगर हो, एक साथ हो या अलग अलग हो, तो किस प्रकार का सवाल बनता है। ठीक, अब देखिए, अगर हम संवेग और ऊर्जा के संरक्षण को साथ साथ करवाएं, एक ही समय में हो जाएं दोनों चीज़ें, तो ये हम पढ़ चुके हैं। यानी जब टक्कर होती है तो पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर ये तब होता है। कहता है संवेग संरक्षित हुआ पहले, अब ऊर्जा संरक्षित होगी। ये हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। यानी संवेग संरक्षित होगा पहले, ऊर्जा संरक्षित होगी पहले, संवेग और ऊर्जा संरक्षित होंगी पहले, उसके बाद में भी और ऊर्जा संरक्षित होनी है। यानी संवेग और ऊर्जा संरक्षण को मिलाकर वो सवाल जिनमें ऊर्जा अलग से संरक्षित होती है, इस वीडियो में बात करेंगे। संवेग और ऊर्जा संरक्षित होती है एक ही समय में, इसमें हम बात कर चुके हैं। संघट्ट और संवेग संरक्षण पर हम इस पर बात कर चुके हैं और 3 वीडियो हम इसके बना भी चुके हैं। इस वीडियो में बात करेंगे संवेग ऊर्जा संरक्षण हो जाए पहले, उसके बाद ऊर्जा का संरक्षण और होना है। ठीक है, चलते हैं। चलिए, संवेग और ऊर्जा का संरक्षण है ना, संवेग और ऊर्जा का संरक्षण। ठीक, अब देखिए कैसे, उदाहरण सहित हमें इसे समझना पड़ेगा, उदाहरण सहित। तो अब क्या करें, इसमें उदाहरण क्या बना लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण। हम क्या करते हैं, एक सरल लोलक यानी पेंडुलम बोलते हैं जिसको, उसको लटका देते हैं ऐसे, जिसका द्रव्यमान बना देते हैं m। ठीक, ओके। और ये जो रस्सी है जिससे लटका हुआ है, इसकी कोई लंबाई अगर माननी है हमें तो मान लेते हैं L। और बिल्कुल विराम अवस्था में है, ऊर्ध्वाधर तल में गति करने वाला है, यानी पेंडुलम की तरह गति करने वाला है। अब ये कहता है कि यहाँ से इसमें एक गोली मारी जाती है, कोई गोली मान लीजिए आती है इस तरफ से, ये बना दी देखो गोली यूँ, जिसका द्रव्यमान है m। ये गोली आती है, इसमें घुसती है और इसी में रह जाती है, यानी बॉब में ही जो ये गोलक है इसी में चिपक जाती है। तो बताइए कि ये कितनी ऊंचाई तक जाएगा, यानी ये कितनी ऊंचाई तक घूम के जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात हो रही है। यहाँ तक मान लीजिए चला गया ऐसे यूँ, और यहाँ पर जाए इससे ऊपर नहीं गया, तो यहाँ वेग हो गया 0, और यहाँ जिस वेग से चला वो वेग हो गया v1। ठीक, यानी अब ये दोनों हैं, यहाँ से जो मिल के चलेंगे, गोली और ये लोलक दोनों मिल के चलेंगे। ठीक, इसमें गोली है अंदर, तो यहाँ से चलने वाला कुल द्रव्यमान जो है वो दोनों का मिलाकर होगा। अच्छा, यहाँ इसको आगे इसमें गोली मारी गई वो थी u वेग से, यानी एक गोली u वेग से आ रही थी, इसमें फंस गई जाके, फिर दोनों मिल गए, फिर दोनों मिल के चले, तो कितनी दूर तक चले, यानी कितनी ऊंचाई तक चले। अब ये जो ऊंचाई है ये तुम्हें बतानी है कि कितनी ऊंचाई तक चले। ये आ गया, देखो ये ऊंचाई क्या मान ली, h। ठीक, तो पहले संवेग सुरक्षित होगा आगे की दिशा में, इस दिशा में संवेग सुरक्षित होगा। तो संवेग सुरक्षित होगा तो पहले क्या करते हैं, गोली और इसके द्रव्यमान या संवेग को मिला लेते हैं, फिर वो चाल निकाल लेते हैं, कौन सी, v1, जो इन दोनों को यहाँ प्राप्त हुई जब ये दोनों इकट्ठे हो गए, गोली इसमें घुस गई तब। तो करते हैं संवेग संरक्षण को, करते हैं पहले। पहला संवेग है mu, बाद में दोनों मिल गए, एक जैसे हो गए, अब दोनों मिल के चले v1 से, तो v1 आ गया देखो mu m प्लस m, ये v1 आ गया भाई, ये रहा v1। अब इस v1 से दोनों चलेंगे
और एक वृत्तीय पथ पर चलेंगे, ऊंचाई h तक जाएंगे तो कितना h होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा देते हैं। अब इसमें जो ऊर्जा है यहाँ पर वो गतिज ऊर्जा है, 1/2 m + m, ये है v1 का वर्ग, और ये बदल जाएगी स्थितिज ऊर्जा में। कितनी स्थितिज ऊर्जा बनेगी इन दोनों तलों के बीच में, इन दोनों तलों के बीच में स्थितिज ऊर्जा का अंतर कितना बनेगा, द्रव्यमान GH mgh, तो कुल m कितना है, m + m है, GH है, तो ये m + m काट देंगे तो देखो h आ गया v1²/2g, और जो v1 का मान है यहाँ से यहाँ रख देंगे। ठीक, तो कितनी ऊंचाई तक पहुँच गया मालूम पड़ गया, ये पहुँच गया mu/m + m का वर्ग, और इसके साथ में आ गया 1/2g। ठीक, ये वो ऊंचाई है। अब कितना कोण घूम गई रस्सी, ये जो रस्सी है ये कितना कोण घूम गई अगर ये बताना हो। ठीक, तो ये कितनी लंबाई है, ये है पूरी l, और ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा, तो ये बन जाएगा l cos थीटा, और पूरी ऊंचाई क्या थी, पूरी l थी, तो हाइट को निकालना चाहें अगर तो ये बनेगी l - l cos थीटा, तो देखो ये आ गया l1 - cos थीटा। ये कौन आया, ये आया h ऊंचाई। अब क्या करें, इस h की जगह पर रख दें l1 - cos थीटा, तो mu²2g m + m का स्क्वायर। देखो यहाँ से क्या मिल सकता है, ये कोण मिल सकता है। अगर हमें L मालूम हो और ये द्रव्यमान मालूम हो और ये वेग मालूम हो तो हमें क्या मिल सकता है, कोण मिल सकता है। ऊंचाई निकालें ऊपर वाले से, कोण निकाल दें नीचे वाले से। ठीक, और ये कोण थीटा में, L में, इस त्रिभुज में किस प्रकार होता है, समझ, जैसे समकोण त्रिभुज है। देखो ये है कर्ण की लंबाई, ये है कोण, ये है आधार। कितना आधार है मेरी उंगलियों के बीच में, L cos थीटा। पहले कितना था L, तो कितनी ऊंचाई हो गई, L - L cos थीटा, वही हो गई h। थीटा निकाल सकते हैं, इससे पहले की वीडियो में मैंने इसको निकालना बताया है। तो ये था एक उदाहरण जिसमें पहले क्या हुआ, संवेग संरक्षित हुआ, फिर जब यहाँ से दोनों मिलकर चले तो क्या ऊर्जा संरक्षित हुई। सरलतम उदाहरण था बिल्कुल, NCERT में है, इस पे एक क्वेश्चन, एक सवाल है, मैं कराऊंगा आपको। अब आगे चलते हैं, अब लेते हैं स्प्रिंग में किस प्रकार होता है संवेग संरक्षण। ठीक, अब स्प्रिंग का एक उदाहरण ले लेते हैं। चलिए अब मैं यहाँ बना रहा हूँ स्प्रिंग वाला एक उदाहरण। देखिए ये दोनों दीवार, ये हो गया तल, इसका लिख दिया मैंने घर्षण रहित तल। घर्षण होता है तब भी कोई परेशानी नहीं होती है, घर्षण लग जाती है, घर्षण उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो घर्षण रहित तल में क्या है कि संवेग संरक्षित होना है, ऊर्जा संरक्षित होनी है, तो नुकसान ना हो ऊर्जाओं का, इसलिए बना लेते हैं घर्षण रहित तल। और घर्षण होगा तो फिर संवेग संरक्षित करेंगे तो घर्षण को नगण्य मानकर आगे ऊर्जा में लगाएंगे, तो फिर घर्षण के द्वारा किया गया कार्य लगा देंगे। ये मैंने कार्य ऊर्जा का जो ये चैप्टर हमारा चल रहा है, इन चीज़ों को मैंने बताया है। अभी तो सिर्फ मेरा ध्यान है इस बात पर कि संवेग और ऊर्जा अलग अलग संरक्षित कैसे होती है। अभी देखो इसमें ये कहता है कि यहाँ पर एक द्रव्यमान को रखा गया एक स्प्रिंग से जोड़कर, ये द्रव्यमान है
ऐसे, ये है m और ये स्प्रिंग है, यूँ रखा गया। ठीक, अब इसको इसे बना देता हूँ मैं m2, ऐसे बना लेता हूँ, देखो m2 बना दिया मैंने इसे, ओके। और दूसरा द्रव्यमान पीछे से आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है किसी वेग से, ये आ रहा है u से, और इसका द्रव्यमान है m1। ठीक, कहता है m1 m2 से टकराता है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक, यानी m1 और m2 में पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक, अब कहता है ऐसे केस में स्प्रिंग में कुल कितना अधिकतम दबाव हो जाएगा, स्प्रिंग कितना दब जाएगा अधिकतम, जब यह स्प्रिंग का बल नियतांक है के, स्प्रिंग का जो बल नियतांक है वो के है। तो स्प्रिंग में भरी हुई ऊर्जा का सूत्र हम जानते हैं, स्प्रिंग में भरी हुई ऊर्जा का सूत्र हम बना चुके हैं। स्प्रिंग में भरी हुई ऊर्जा ये हम जानते हैं, ये होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, बिल्कुल सामान्य लंबाई से एक्स दबा दिया, तब है ये सूत्र। अगर पहले कुछ दबा हुआ था, बाद में कुछ दबा हुआ था, तो फिर x1 x2 लगेगा, और इंटीग्रेशन में मैंने बताया था सीमाएं लगेंगी। अभी नहीं, अभी क्या है, बिल्कुल सामान्य लंबाई पे था, x दब गया, कोई भी x। अभी x अधिकतम हो सकता है, अधिकतम दबाव की बात कर सकते हैं। अगर सारी ऊर्जा स्प्रिंग में ही भर दें तो ये रुक जाएगा, गतिज ऊर्जा भी स्थिर ऊर्जा में चली गई स्प्रिंग की। अच्छा, इस पूरे में देखें, जब पूरे सवाल में अगर देखें, ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई ऊर्जा संरक्षण नहीं होता, क्योंकि ये पूरी की पूरी मोशन जो है क्षैतिज तल में है। ठीक, तो घर्षण रहित तल कैसा तल है, क्षैतिज तल है। ये बात पक्की हो गई। ठीक, अब आगे चलें। अब देखें, जब ये इस पर टकराएगा, जब m1 और m2 के बीच में पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होगी तो क्या होगा। तो बात हो गई, घर्षण रहित तल है, क्षैतिज तल है, इसको हटा लो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। आप जान गए स्प्रिंग में ऊर्जा इतनी होती है, इसे भी हटा लो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इनके बीच में पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, बता दिया, ये भी खत्म हो गई बात। अब करते हैं इसको हल। तो सबसे पहले बात करते हैं m1 और m2 में m2 को प्राप्त वेग कितना होगा। तो m1 और m2 की अगर बात करें तो m2 को प्राप्त वेग कितना होगा, तो संवेग संरक्षण यहाँ होना है इन दोनों में। तो कितना, m1u, m2 में पहले वेग नहीं है, बाद में m1v1 बराबर है ना, संवेग संरक्षण को बराबर करें, और m2v2। देखो ये है संवेग संरक्षण, और पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, तो क्या करते हैं उसमें v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2, इसे लिख देते हैं 1। ये क्या है, टक्करों का प्रत्यास्थता गुणांक, इसको बोलते हैं e, छोटा e है ना। अब देखो v2 माइनस v1 और u1 क्या है u, और u2 है 0। तो अब देखें हमें क्या निकालना है, v2 निकालना है, तो v1 का मान लिख देते हैं। v1 का मान हो गया, ओके, v1 का मान आ गया हमारे पास v2 माइनस u, क्योंकि हमें क्या निकालना है, v2। इस वाले की आगे की तरफ जो इसे वेग प्राप्त होगा उसको क्या माना, v2 माना, और टक्कर के बाद इसको जो वेग प्राप्त होगा उसको क्या माना, v1 माना। तो v1 नहीं निकालना, इसका तो नहीं निकालना, क्योंकि इससे थोड़ी स्प्रिंग दबेगा, स्प्रिंग उस ऊर्जा से दबेगा जो इसको प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो अब देखते हैं, हल करते हैं आगे। अब पहले वाले समीकरण में आ जाते हैं, m1u, v1 का मान है v2 माइनस u, v2 माइनस u प्लस m2v2। ठीक, अब देखो यहाँ से आ गया 2m1u, m1 प्लस m2, यह आ गया v2। हल करके देखो, ये चीज़ आ जाएगी। अब v2 का मतलब है कि इसको जो प्राप्त ऊर्जा है, अब आ गया m2 को प्राप्त गतिज ऊर्जा, m2 को प्राप्त गतिज ऊर्जा
कितनी होगी, 1/2 m2 v2 वर्ग। ठीक, ये ऊर्जा है। तो कितनी हो जाएगी ये ऊर्जा, अगर वैल्यू देखें तो ये बनेगी 1/2 m2 और v2 की वैल्यू ये रही 2m1u m1 प्लस m2 का वर्ग। ठीक, ये ऊर्जा है। ये ऊर्जा अब स्प्रिंग में भरनी शुरू होगी, स्प्रिंग में, स्प्रिंग को दबाना शुरू करेगा। तो ये रुकेगा एक बार, स्प्रिंग को दबाते 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 सारी ऊर्जा दे देगा तो रुकेगा, फिर वापस मारेगा फेंक के इसको स्प्रिंग। तो कहता है जब दबाते 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 रुकेगा एक बार को, तब स्प्रिंग कितना दब जाएगा, यानी ये सारी की सारी ऊर्जा स्प्रिंग की ऊर्जा में बदल जाएगी। तो स्प्रिंग में कितनी ऊर्जा होती है, 12kx² भरी जा सकती है, और ये ऊर्जा है 12m2 2m1u m1 प्लस m2 का वर्ग। तो ये भाई ये जो 1/2 है 1/2 ऐसे काट दो, तो क्या मिल गया तुम्हें, तुम्हें x मिल गया वर्गमूल ऑफ, x है m2/k, और ये पूरा का पूरा 2m1u m1 प्लस m2 का वर्ग। ठीक, अब ये पूरी चीज़ क्या है, ये है x। अब तुम देख रहे हो कि इसका वर्गमूल है, ऊपर वर्ग भी है, वर्गमूल भी है, तो कट जाएगा, ये नंबर बाहर आ जाएगा। कुल मिलाकर ये ही तुम्हारा उत्तर है, अधिकतम स्प्रिंग कितना दबेगा। अब हुआ क्या, टक्कर में कुछ ऊर्जा इसके पास रह गई। देखो टक्कर के बाद इसमें कितना वेग आया, v1 आया, इसमें हमने v1 तो नहीं निकाला, हमें क्या मतलब है उससे, टक्कर के बाद ये किसी चल रहा होगा, ये अलग बात है, लेकिन ये इसको जो प्राप्त होगा वेग, वो आगे की तरफ प्राप्त होगा। अब वो वेग प्राप्त होगा, उससे स्प्रिंग दबेगा, इस वाले के वेग से तो दबेगा नहीं। लेकिन यहाँ एक अनिवार्य शर्त यह है कि v2 जो है, v2 v1 से बड़ा रहना चाहिए, v2 v1 से बड़ा रहना चाहिए, दोनों अलग अलग रहने चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि m1 टकराए इसमें और उसका वेग इतना कम हो जाए या वो विराम अवस्था में आ जाए, तब ये चीज़ लागू हो जाएगी, क्योंकि पीछे से m1 तो दोबारा आने वाला है नहीं, वो तो टकरा गया या तो वो रुक गया। अब अगर m1 रुक जाए, m2 चलता रहे, तो ये बात होती है तब पूर्ण प्रत्यास्थ टक्करों में, जब होता है m1 बराबर m2, यानी m1 बराबर m2 हो तो टक्कर में क्या होता है, m1 रुक जाएगा, सारा का सारा वेग m2 को चला जाएगा। तो m1 बराबर m2 पर अगर हम इसको देखते हैं, इस हल को देखते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे देखिए m1 बराबर m2 कर दूँ अगर मैं यहाँ, तो सब को यहाँ नीचे क्या कर दूंगा मैं, यहाँ कर दूंगा 2, m1 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा। ठीक, और यहाँ m हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो अब देखा जाए तो 2 कट गया, m कट गया, तो u आ गया बाहर, बस u का वर्ग बचा अंदर, तो u आ गया बाहर, बस। कब है, जब m1 बराबर m2 है, और कितना है m1 बराबर m2, m के बराबर है। तो देखो m1 बराबर m2 बराबर m। ठीक, अब ये m इससे टकराएगा और खुद रुक जाएगा, यही वेग m2 को प्राप्त हो जाएगा, जिससे ये स्प्रिंग दबेगा। अधिकतम कितना दबेगा, अधिकतम इतना दबेगा। ठीक, बात क्लियर हुई। शर्त क्या है मैंने बताई कि इतना v1 कम हो जाए v2 से, ताकि दोबारा उससे टकराए ना। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम एक m को रोक दें टक्कर के बाद। ठीक, ये हो गया क्लियर। तो इस तरीके से पहले क्या संरक्षित हुआ, संवेग, उसके बाद क्या संरक्षित हुई, ऊर्जा। ठीक, और एक हमने शर्त बनाई कि m1 m2 बराबर हों। अगर बराबर नहीं भी है तो भी आंसर होगा, जो मैंने अभी आंसर बनाया था इससे पहले वो होगा, यानी जो आंसर m1 m2 से निकलेगा वो होगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये होगी कि जो v1 है वो v2 से कम होगा। ठीक, अब ये स्प्रिंग में इस प्रकार से ऊर्जा संरक्षित हुई, संवेग संरक्षित हुआ। अब लेते हैं अगला उदाहरण।
अब बात करते हैं एक और स्प्रिंग का उदाहरण। तो यहाँ पर क्या है, एक स्प्रिंग जो है एक ऊर्ध्वाधर तल में रखा गया कुछ इस तरीके से, और स्प्रिंग में एक कटोरा जोड़ दिया गया। देखिए ये कटोरा स्प्रिंग पे जोड़ रहे हैं, ये कटोरा स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। ऐसे, और ये स्प्रिंग है ऐसे, ठीक। कटोरे में द्रव्यमान बड़ा M है ऐसे, तो जाहिर सी बात है कि स्प्रिंग दबा हुआ है, क्योंकि कटोरे का भार स्प्रिंग पर पड़ रहा है, स्प्रिंग दबा हुआ है। कुल मिलाकर यहाँ इस पर जो बल है वो 0 है। क्यों? क्योंकि इसका भार पड़ रहा है नीचे की तरफ mg, और स्प्रिंग में बल है ऊपर की तरफ, वो लगेगा kx0 मान लेते हैं उसको। तो इस प्रकार ये मामला संतुलन में है, kx0 बराबर mg, ऐसी स्थिति है अभी, ठीक। यानी स्प्रिंग में भरी हुई ऊर्जा अभी भी है। स्प्रिंग में कितनी ऊर्जा अभी भी भरी हुई है? स्प्रिंग में ऊर्जा भरी हुई है 12 kx0²। ये स्प्रिंग में ऊर्जा है, ठीक। ऐसी स्थिति में, और यहाँ जो तल है, इस तल को मान लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा की दृष्टि से देखें तो इसे मान लेते हैं पहली स्थितिज ऊर्जा का तल, ऐसा हमें मानना पड़ेगा, ठीक। ये बातें हैं अभी इसमें। अब ये कह रहा है, ये कहता है कि भाई ऊपर से जो है एक बॉल आती है जो ऊंचाई h से आती है, और इसमें टकराती है, और टकराकर इस पर चिपक जाती है। टकराती है, टकराकर इस पर चिपक जाती है। तुरंत इसी स्थिति में ऐसा होता है। तो अगर हम देखें जहाँ ये घटना होती है वहाँ पर बाह्य बल क्या है, अगर हम देखें बाह्य बल, तो बाह्य बल क्या है? बाह्य बल वहाँ पे गुरुत्व बल है, इस वस्तु पे लगा हुआ, इस वस्तु पे लगा हुआ इसका भार है, नीचे से लगा हुआ स्प्रिंग का बल है। तो अगर हम मान लें कि संवेग संरक्षित होता है, संवेग संरक्षित होता है, अगर हम ये मान लें तो हमें ये मानना पड़ेगा कि टक्कर में जो समय है वो शून्य है, क्योंकि बाह्य बलों की उपस्थिति में संवेग संरक्षित नहीं होता। उसमें हमें मानना पड़ता है कि टक्कर का समय शून्य है। तो टक्कर में कितना समय है? नगण्य है। तो फिर हो जाएगा संवेग संरक्षित, क्योंकि बाह्य बलों को काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो संवेग में परिवर्तन वो करेंगे नहीं, तो इसलिए संवेग संरक्षित हो जाता है। तो मान लिया कि संवेग संरक्षित होगा, तो सिंपल सी बात है कि इसका द्रव्यमान क्या है? m। जब ये इस पर गिरेगा तो दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल के चलेंगे नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जिस वेग से दोनों मिल के चलेंगे वो वेग होगा v, और v का मान होगा mu m प्लस m। u क्या होगा? जिस वेग से ये गोला इस पर टकराएगा वो होगा u, ठीक। अब ये u कैसे निकालोगे? यहाँ से यहाँ तक तो ये निकाल लोगे u = √2gh। ये u जो है ऐसे निकल जाएगा। कैसे निकाला? ऊर्जाओं से निकाल दिया तुमने, या गति के तीसरे समीकरण से निकाल दिया। तो सिंपल सी बात है, ऊंचाई से कोई वस्तु गिरे उसमें कितना वेग आता है, नीचे जाकर वो आता है √2gh। ये तुमने निकाल लिया। अब इस वेग से टकराएगी गेंद इसके ऊपर, और फाइनली दोनों मिल जाएंगे तो इस वेग से चलेंगे। तो इस वेग से चलेंगे तो इसी वेग के अनुसार गति ऊर्जा अब स्प्रिंग में बदलेगी और स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी। तो पहला लेवल जो है, जो पहला लेवल है वो ये है, देखो ये है पहला लेवल। अब यहाँ से नीचे ये दोनों आ जाते हैं और नीचे ऐसे यूँ, और स्प्रिंग दब जाता है, ज़मीन का लेवल है ये। तो कितना नीचे आए? तो कहता है दोनों नीचे आ जाते हैं, मान लीजिए x, सिंपल, ठीक। तो स्थितिज ऊर्जा घटी, स्थितिज ऊर्जा घटी क्योंकि और नीचे आ गए, और स्प्रिंग में ऊर्जा बढ़ गई। ये पहले थी और बढ़ गई क्योंकि और दब गया स्प्रिंग, ठीक। और ये ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा थी ये ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ एक बार आकर के दोनों रुकेंगे। यहाँ का जो v होगा अंतिम, वो v कितना होगा? 0। तो किस प्रकार ऊर्जाएं हुई अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऊर्जा है, ठीक, उस ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा जुड़ी? स्थितिज ऊर्जा और प्राप्त हुई। गतिज ऊर्जा इसके पास थी, नीचे आया तो स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हुई। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो स्थितिज ऊर्जा प्लस mgh होती है,
वस्तु को प्राप्त होती है, काम हमें करना पड़ता है। अगर नीचे आता है तो स्थितिज ऊर्जा वस्तु में से घटती है लेकिन हमें प्राप्त हो जाती है, यानी स्प्रिंग को प्राप्त हो जाएगी। तो नीचे की तरफ आने पे क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा घटी, गतिज ऊर्जा प्राप्त थी पहले वो भी घटी, और ये ऊर्जाएं किस में चली गई, स्प्रिंग में भर गई। तो स्प्रिंग में भरने वाली कुल ऊर्जा कितनी है, स्थितिज ऊर्जा नीचे की तरफ आया वो भी स्प्रिंग में चली गई, और गतिज ऊर्जा थी वो भी स्प्रिंग में चली गई। तो स्प्रिंग में भरी हुई ऊर्जा, दोनों ऊर्जाएं टोटल हो गई। तो स्प्रिंग में भरी हुई ऊर्जा कितनी है, स्प्रिंग में ऊर्जा भरी है 1/2 के, पहले था x नॉट पे, अब है x प्लस x नॉट पे, ठीक। तो यानी ये हो गई x प्लस x नॉट। अभी यहाँ पे है स्प्रिंग, देखो भाई x पहले दबा हुआ था x नॉट, x और दब गया तो कुल कितना दब गया, देखा जाए तो इतना दब गया, ठीक। अब इसके बाद पहले कितना दबा हुआ था, पहले दबा हुआ था x नॉट का स्क्वायर। तो ये ऊर्जा स्प्रिंग में भरी हुई है, देखो ऐसे। और ये कहाँ से आई, कहता है कुल द्रव्यमान है 1/2 m प्लस m, और ये वेग बना है v, यहाँ से आई ऐसे। और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन भी हुआ, कितना हुआ, वो हुआ m प्लस m gx, यानी x नीचे भी आया, फायदा मिला। और अंतिम वेग, कहता है अंतिम वेग 0, ये ऊर्जा स्प्रिंग में भर गई। अब ये जो इस ब्रैकेट को खोलोगे, मान लो तुम kx², तो ये कट जाएगा mg से, देखो, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर स्प्रिंग में कितनी ऊर्जा भरी हुई है, 1/2 kx नॉट स्क्वायर, ये ऊर्जा भरी हुई है। और जो kx है वो किसके बराबर है, mg के। तो ये टर्म mg के पदों में आ जाएगी, ठीक। और इधर भी mg आएंगे, तो इस तरीके से हट जाएगी चीज़ें, mg में बना सकते हो आंसर। जब इस वर्ग को खोलोगे तो x नॉट का वर्ग कटेगा यहाँ से, वो खत्म हो जाएगा, ठीक। तो कुल मिलाकर ये ऊर्जा के संतुलन का या ऊर्जा के संरक्षण का सूत्र है। चाहे तो यहाँ की कुल ऊर्जा, यहाँ की कुल ऊर्जा लिख के भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे कुल ऊर्जा, नीचे कुल ऊर्जा कितनी होगी, ये माइनस में आएगी, ये प्लस में आएगी, यहाँ कितनी है, यहाँ mv² है, ठीक। इस प्रकार भी लिख सकते हो, या सिंपल लेन देन से समझ लो कि भाई ये गतिज ऊर्जा है, ये भी स्प्रिंग में भरेगी, और नीचे कोशिश जाएगी तो इसी ऊर्जा भी मिलेगी स्प्रिंग को, क्योंकि नीचे आया, हम ऊपर फेंकते हैं तो हमें देनी पड़ती है, कोई बॉडी नीचे आती है तो हमें दे देगी ऊर्जा, तो कौन लेने वाला है ऊर्जा, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को मिली ऊर्जा कितनी हो गई, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, और भरेगी कैसे, स्प्रिंग में। स्प्रिंग में ऊर्जा भरने का तरीका क्या है, 12 kx²। ये है उच्च सीमा, ये है निम्न सीमा, इसे कहते हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की लिमिट। तो इस प्रकार ये चीज़ निकाली जाती है। तो ऊर्जा भी संरक्षित हुई, संवेग भी संरक्षित हुआ। शर्त क्या मानी, शर्त ये मानी कि जब ये बॉल इस पर टकरा रही थी तो समय अंतराल, टक्कर का समय अंतराल 0 है, नगण्य है, ठीक। तो ये थे कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित हुई थी, ठीक। तो देखना पड़ेगा कि ऊर्जा, संवेग पहले संरक्षित हुआ, ऊर्जा बाद में संरक्षित हुई, जरूरी नहीं है, हो सकता है ऊर्जा पहले संरक्षित हो, संवेग बाद में संरक्षित हो। तो ऊर्जा संरक्षित, संवेग संरक्षित आगे पीछे होते रहते हैं। ये सवाल देखकर पता लगता है कि सवाल में क्या पूछा गया है। पर अगर आप इस पूरे अध्याय को देखो, इस पूरे अध्याय के सारे वीडियो आप देख लो, तो आपको सवाल की पहचान हो जाएगी पक्का कि इसमें क्या होने वाला है, ठीक। अब करेंगे एनसीईआरटी के हल, एनसीईआरटी पुस्तक के कुछ हल करेंगे सवालों के, इससे आगे वाले वीडियो में फिर इस अध्याय को ख़त्म कर देंगे, चैप्टर ख़त्म, ठीक।